Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है चैप्टर 14 का। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल के डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। It is day-to-day process of controlling quality of every incoming material till the finished product quality। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो अपना क्वालिटी कंट्रोल है ये बेसिकली डे टू डे मतलब कि दिन प्रतिदिन, मतलब कि आज का दिन, फिर कल का दिन, फिर परसों का दिन, ऐसे डे टू डे मतलब कि डेली होने वाली प्रोसेस डे टू डे है ना। ऐसी प्रोसेस है ऑफ कंट्रोलिंग क्वालिटी ऑफ एवरी इनकमिंग मटेरियल। मतलब कि अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी कंपनी है या फिर आप कंपनी ना समझ के आप ये समझ लीजिए कि अभी आपका घर बन रहा है। ठीक है, घर बनने के टाइम पे क्या रहता है कि कभी आपका सीमेंट आ रहा है, कभी रोड़ी आ रही है, कभी ईंटें आ रही है ना। ये सब चीजें क्या रिक्वायर पड़ती है आप किसी भी जो पर्टिकुलर कोई भी घर बनवाता है, ईंट की, सीमेंट की, ये सब चीज क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो क्या है कि अब आपको कभी ईंट की जरूरत पड़ रही है, कभी सीमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अब आप ईंट लेकर आए, तो ईंट की भी आपकी क्या देखेंगे, आप क्वालिटी देखेंगे कि अच्छी क्वालिटी क्या नहीं है। जो आप सीमेंट लेकर आ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है ना। अब फिर आप उसको आपके घर का प्रिपरेशन हो गया, आपका घर पूरा प्रिपेयर हो गया, आप पेंट करा रहे हैं, तो पेंट क्या है, पेंट अच्छी क्वालिटी का है नहीं है। जो डेली जो आपका मटेरियल आ रहा है घर पे वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है ना। तो ये क्या है कि ये सब चीजें क्या जो अपने क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम यही चीजें देखते हैं कि जो अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसके अंदर जो हमारे मतलब कि डे टू डे प्रोसेस का मतलब क्या होगा, दिन प्रतिदिन जो मतलब कि जो हमारे हम प्रोडक्ट्स हमारी दूसरी कंपनी से, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाती है। अब आप पैरासीटामोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पैरासीटामोल के अंदर जो एक्सिपिएंट्स डलेंगे, जो पैरासीटामोल का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पैरासीटामोल खुद रहता है तो वो जो डलेगा, जो अदर एक्सिपिएंट जैसे स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये सब चीजें क्या रहती है, ये सब चीजें कंपनी खुद नहीं बनाती है। कंपनी किसी और कंपनी से एक्सिपिएंट्स उठा लिया, एक स्वीटनिंग एजेंट ले लिए, किसी और कंपनी से क्या ले लिया, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ले लिया। तो ये सब चीज क्या रहती है, अलग अलग कंपनी से कंपनियां मंगाती है अपने पास में और फिर उसके बाद में अपना प्रिपरेशन करती है ना। तो क्या होता है कि अब जैसे दूसरी कंपनी से मटेरियल आया हमारे पास में, तो हम क्या उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि अच्छी क्वालिटी का है नहीं है। अब 99.99% मतलब कि 97 to 99% अगर जो हमारा प्रोडक्ट आया है, मटेरियल आया है दूसरी कंपनी से, वो अगर जो प्योर रहता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, मतलब कि उसको राइट साइन लगा देते हैं कि ये हाँ हमारी प्रिपरेशन के लिए सही रहेगा, सुटेबल है। पर लेकिन अगर जो उसकी जो हम क्वालिटी कंट्रोलिंग टेस्ट कर रहे हैं, उसका क्वालिटी का टेस्ट कर रहे हैं, अब वो क्या है, उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा है, वो 70% प्योर है, 30% इम्प्योर है। पर लेकिन कंपनी की तरफ से जिससे हमने मंगाया उसका दावा क्या है कि ये 99% प्योर है। अब हमने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उस पर अप्लाई किया तो 70% प्योर निकला। तो क्या हुआ कि फायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि हमें तो 99.99% अपनी प्योर ड्रग बनानी है, वरना वो टॉक्सिसिटी कुछ भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल वापस उसी कंपनी के पास भेज देते हैं। उस टाइम पे दो कंडीशंस रहती है, तो कंपनी को रिफंड करना पड़ता है हमारा अमाउंट, वरना क्या करती है कंपनी उसके रिप्लेस करके कोई और उसका रिप्लेस करके दोबारा से कोई नया मटेरियल हमारे पास में भेजती है, मतलब कि वही मटेरियल दोबारा से रीसेंड करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ही रहता है। तो मतलब कि डे टू डे प्रोसेस रहती है जो अपने इनकमिंग मटेरियल्स जो अपने डलते हैं अपने प्रिपरेशंस के अंदर, और फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी, मतलब कि अपने जो मटेरियल्स डल रहे हैं उनकी भी क्वालिटी चेक करते हैं, और जो हमें लास्ट में प्रोडक्ट मिला है उसकी भी क्वालिटी चेक करते हैं। तो कंट्रोलिंग मतलब कि एक तरीके से संभाल के रखना क्वालिटी को, जो मतलब कि जो उसकी क्वालिटी है, प्योरिटी है, उसको संभाल के रखना कि प्योर है या नहीं है। अगर प्योर नहीं है तो उसको हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इसको अब हम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, यही क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम यही सब चीजें पढ़ते हैं। अब उसके बाद में देखिए फंक्शंस देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। तो फंक्शंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के फंक्शन क्या क्या है, एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल का एनालिसिस करना। अब एनालिसिस का बेसिकली देखिए मीनिंग क्या रहता है, एनालिसिस का मीनिंग रहता है विश्लेषण करना। मतलब कि एनालिसिस का मीनिंग क्या रहता है, विश्लेषण आपने वर्ड हिंदी में सुना होगा, वरना मैंने आपको हिंदी में अगर जो आपने सुना है तो आपको पता लग गया होगा। वरना एनालिसिस अगर जो हम दूसरी तरीके से देखें, अब जैसे एनालिसिस का आप बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर ही आप ले सकते हैं एनालिसिस का एग्जांपल। जैसे आप कोई भी
फल या सब्जी खरीदने के लिए गए, है ना, तो आप वहां पे क्या करते हैं, देखते हैं कि जो ऐसे आप सेब ले रहे हैं तो सेब को आप पहले चारों तरफ से देखते हैं हर साइड से कि कहीं से गला हुआ तो नहीं है या फिर कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा हुआ, है ना। अब आप उसके अंदर नहीं देख रहे हैं, अभी अब क्या कर रहे हैं, आप उसके बाहर से इसको एनालाइज कर रहे हैं, मतलब वो एनालाइज देख रहे, मापन करना मतलब देखना एक तरीके से, तो आप उसका क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। आप ऐसे इसको एनालिसिस वर्ड को समझ सकते हैं, अगर जो आपको विश्लेषण से समझ नहीं आया है कि एनालिसिस का सफिशिएंट मीनिंग मैंने आपको बताया विश्लेषण, पर लेकिन एनालाइसिस मतलब एक तरीके से किसी चीज को देखना, उसका अनुमान लगाना कि हाँ ये सही रहेगा। जैसे आप अमरूद देख लेते हैं बिना टेस्ट किए कि हाँ ये मीठा अमरूद है ना, तो क्या आपने उसका एनालिसिस किया, आपने उसके अंदर कुछ देखा होगा, ऐसी उसकी कुछ विशेषता देखी होगी या फिर कुछ भी देखा होगा कि आपको लग रहा है कि हाँ ये मीठा अमरूद है ना। एनालिसिस एक तरीके से उसको देखना, जैसे आपके सामने एक टोकरी रखी हुई है, उसके अंदर अमरूद भरे हुए हैं, है ना, तो आपने देखा और आपने अनुमान लगाया, उसको देखने के बाद में टोकरी को क्या देखा आपने, अच्छे से देखा तो आपने क्या कह दिया, लगभग 2 किलो अमरूद होंगे, आपने ऐसा कहते तो आपने कुछ एनालिसिस किया, कुछ वहां पे क्या विश्लेषण किया, कुछ मापन किया अपने दिमाग में कि हाँ लगभग इतने होंगे, ठीक है। तो अब एनालिसिस क्या होगा, एक तरीके से किसी चीज का मापन करना, विश्लेषण करना। तो एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल का फंक्शन क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या रहता है, मतलब कि बल्क में मटेरियल आता है अपने पास, जो अपनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रहती है, वहां पे जो दूसरी कंपनी से मटेरियल आता है वो बेसिकली बल्क में आता है, रॉ मतलब कि बड़ा काफी मात्रा में आता है, ठीक है, तो उसका एनालिसिस करना। सेकंड है अपना एनालिसिस ऑफ पैकिंग मटेरियल्स, जो हमारा पैकिंग मटेरियल्स है, मतलब कि जिसमें हम पैकिंग करते हैं अपने, जैसे आपने टैबलेट देखी होगी वो भी अच्छे से पैक्ड रहती है, हम लोग जैसे लास्ट में जो भी अपने हम स्टोरेज कंडीशन देख रहे थे, वेल क्लोज इन वेल वेल फिल्ड इन क्लोज कंटेनर्स, तो मतलब कि क्या अपने अच्छे से कंटेनर्स के अंदर फिल होनी चाहिए, तो वो भी पैकिंग हो गई एक तरीके से, तो उसका विश्लेषण करना। पैकिंग ऑफ इन प्रोसेस प्रोडक्ट, सॉरी एनालिसिस ऑफ इन प्रोसेस प्रोडक्ट, मतलब कि जो हमारे प्रिपरेशन बन रही है, मतलब प्रोसेस के दौरान एनालिसिस करना, मापन करना कि सब चीज सही चल रही है नहीं चल रही है। एनालिसिस ऑफ फाइनल डोजेस फॉर्म, जो हमारी बिल्कुल फाइनली डोजेस फॉर्म, जैसे आप टैबलेट का एग्जांपल ले लीजिए कि पंच होने के बाद में टैबलेट अपनी पर्टिकुलर शेप साइज वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स है उसका, जो हमें चाहिए था उसका एनालिसिस करना, मतलब कि एक तरीके से फिर शेप साइज का कैसे करेंगे, जैसे आपका कोई भी आपने टैबलेट बनाई, आपके टैबलेट की फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, आपके टैबलेट की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो आपने एक टैबलेट बना ली, तो आप उसका क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे। एनालिसिस के अंदर क्या आ जाएगा, आप उसका साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, उसका वॉल्यूम देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, उसका टेस्ट देखेंगे, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम देखेंगे, ये सब चीज देखेंगे एनालिसिस के दौरान, मतलब कि उसका साइज बिल्कुल सही है नहीं है, शेप सही है नहीं है, जैसा हमें इसका टेस्ट चाहिए था, मतलब कि फ्लेवरिंग एजेंट जो हमने डाला था उसके अकॉर्डिंग उसका टेस्ट है या नहीं है, और उसके बाद में क्या, जो इसका जो कलर है वो सेम है या नहीं है ना, ये सब चीज रहती है। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ बैच प्रोडक्ट, बैच प्रोडक्ट मतलब कि पीरियोडिक एनालिसिस। बैच प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, बैच प्रोडक्ट्स हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रहती है, वहाँ पे क्या रहता है, एक बैच में बड़ी बड़ी अगर जो बल्क में, मतलब कि जो अपने रॉ मटेरियल अपना जो बनता है, मतलब कि जो अपनी प्रिपरेशन बनती है, एक तो रहते हैं अपनी क्या लाइट, मतलब कि कम बनती है, और एक रहती है कि हाई लेवल पे, तो ज़्यादा अगर जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, तो बैचेज में क्या कि एक बार के में 5 लाख टैबलेट बन गई, बड़ी बड़ी अपनी ऐसी मशीनरीज रहती है कि वो एक टाइम में 1 घंटे के अंदर कम से कम 5,30,000 से 1.5 लाख तक की, 1.5 लाख तक की क्या अपनी जो टैबलेट रहती है वो बना सकती है, कैप्सूल रहते हैं वो बन सकते हैं, 1 घंटे के अंदर 30,000 से 1.5 लाख कैप्सूल तैयार हो सकते हैं, ठीक है। जो अपनी बल्क में अगर जो हमारा अमाउंट बल्क में अगर जो हमारी इंडस्ट्री अगर जो अपने टैबलेट का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करता है, बैचेस हम निकाल लेते हैं, मतलब कि एक में से हमने क्या निकाल लिया, 1,000 1.5 लाख हमारी टैबलेट बनी, उसमें से हमने 500 का 100 का बैच ऐसे आउट निकाल लिया, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कि अभी तो हमने इससे पहले पॉइंट पर हमने क्या देखा था, एनालिसिस ऑफ फाइनल डोजेस फॉर्म, हमने एक टैबलेट का देखा था कि इसका पर्टिकुलर साइज शेप वॉल्यूम सब है या नहीं है, जो हमारा एक ग्राफ बनता है उसके अकॉर्डिंग कि इसका हम अपनी आईपी इंडियन फार्माकोपे के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका साइज इतना होना चाहिए, शेप इतना होना चाहिए, सब वहाँ पे मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मैच करके देखते हैं कि इसका साइज इससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में उससे जस्ट नीचे वाला पॉइंट हमने क्या लिखा है, एनालिसिस ऑफ बैच प्रोडक्ट। बैच प्रोडक्ट का मतलब कि जैसे हमारी 1.5 लाख की टैबलेट, 1.5 लाख हमारी जो टैबलेट है वो बन गई, उसमें से हमने क्या 500 100 1000 टैबलेट्स, बस 1000 टैबलेट तक हमने निकाल ली। अब उसके बाद में 1000 तक तो बहुत ज्यादा हो जाती है, हम लोगों ने क्या बस 100 निकाल ली,
100 निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, हर एक अपने जो टैबलेट बनी है उसका शेष साइज, वॉल्यूम, डायमीटर, उसका उसका वॉल्यूम देख लिया, डायमीटर देख लिया, उसका कलर देख लिया, डिसइंटीग्रेटिंग टाइम देख लिया, सब अगर जो सेम आ रहे हैं, ग्राफ अपना जो है वो कांस्टेंट वे में चलता जा रहा है, मतलब कि कांस्टेंट है, हर एक के लिए सेम आ रहा है, तो 100 का हमने चेक कर लिया तो हमारा क्या वो बैच पास हो जाता है। मतलब कि क्या कि जितने भी हमारे 1.5 लाख, हम फिर इसके बाद में 100 का अगर हमारा सेम आ गया तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो 1.5 लाख टैबलेट्स बनी है वो पूरे का पूरा बैच पास हो जाता है और उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया जाता है पैकिंग के लिए, है ना। पैकेजिंग हो जाती है और मार्केटिंग हो जाती है फिर उसकी। और अगर जो हमारा वहीं पे ये कंडीशन हमारी ऐसी रहती है कि फेल होने के चांसेस भी रहते हैं, अगर जो हमारा शेप और साइज एक का दूसरे दो ड्रग का, दो अपने टैबलेट का कुछ और है और दो का कुछ और है, हमें वो पूरा का पूरा बैच ही रिजेक्ट करना पड़ता है। फिर पूरी की पूरी वो टैबलेट जितनी भी हमारे 1.5 लाख बनी है वो पूरी की पूरी रिजेक्ट करनी पड़ती है, उसको साइड करना पड़ता है, दोबारा से अपनी पूरी की पूरा प्रिपरेशन होती है, दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, ये रहता है। ठीक है, उसके बाद में रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब कि हमारा पूरा का पूरा रहता है कि रॉ मटेरियल चेक्ड, पैकिंग मटेरियल चेक्ड, इन प्रोसेस प्रोडक्ट्स चेक्ड, फाइनल डोसेज फॉर्म चेक्ड, एनालिसिस बैच प्रोडक्ट चेक्ड। ये अपना पूरा का पूरा एक टेबल टाइप रहता है अपने। आप इंडस्ट्री में जब जाएंगे आप ये चीज़ देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि एक अपना एनालाइजर रहता है, वो क्या पूरे की पूरी देखता है कि साइज सही है, उसके आगे टिक लगा देता है, शेप सही है, डायमीटर सही है, वॉल्यूम सही है, कलर सही है, ये सब चीजें हमारी क्या, ये सब चीजें एक फॉर्मेट रहता है, इसका एक फॉर्म टाइप रहता है, उसके अंदर वो फिल कर देता है ये बैच क्यों फेल हुआ, इसका शेप सही नहीं थी, पर्टिकुलर शेप नहीं थी, डिफरेंट शेप की टैबलेट बनी थी अपनी, कॉन्स्टेंट शेप नहीं थी, इसका साइज कॉन्स्टेंट नहीं था, उसके आगे क्रॉस कर देता है, तो वो आगे उसको पहुंचाना पड़ता है किसके पास में, जो इंडस्ट्री का क्या रहता है, एडवाइजर रहता है कि ये बैच क्यों रिजेक्ट किया गया है ना। क्योंकि क्या रहता है, अगर जो कोई भी फ्लाइंग आ जाए, मतलब कि चेकिंग आ जाती है, तो इस वजह से ये सब चीजें अपने पास लीगली होनी चाहिए। अब ऐसा है कि अब आपने 1.5 लाख टैबलेट देखते हो, अरे यार 1.5 लाख टैबलेट का अपना बैच खराब हो जाएगा, नहीं 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 इसको आगे बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, चल जाएगा काम। पर लेकिन अगर जो वहीं पे अगर जो चेकिंग आ गई और वो एकदम की दम से आपके टेबल चेक करने लगे, आपके टैबलेट को निकाल के चेक करने लगे और आपने बैच तो पास कर दिया, कैसे पास कर दिया, है ना, तो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो लीगली वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज अपने क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आएगी। अब इसके बाद में इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की इंपोर्टेंस क्या क्या है, टू अवॉइड टॉक्सिक एंड अनवांटेड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या सबसे पहले तो हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से हटा सकते हैं किसको, टॉक्सिक एंड अनवांटेड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। जो इम्प्योरिटीज रहती है उसका टॉक्सिक और अनवांटेड, मतलब कि जो हमें जरूरत नहीं है, हमें मान लीजिए हमें जरूरत है कि हमें दो घंटे सोना है, मतलब कि हमें 2 घंटे की नींद की जरूरत है, और अगर जो आप हम अनवांटेड है कि अगर जो हमें 4 घंटे की नींद आ गई, 5 घंटे की नींद आ गई, है ना, तो हमें जरूरत जिस चीज की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग काम होगा यहाँ पे। तो जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल रहते हैं बेसिकली क्या रहता है, अवॉइड टॉक्सिक एंड अनवांटेड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज का टॉक्सिक और अनवांटेड इफेक्ट, मतलब कि जो हमें चाहिए ही नहीं, हमने टैबलेट लिया है कि हमारा फीवर ठीक हो जाए, पर लेकिन हमें क्या हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया वो टैबलेट लेने के बाद में, तो वो अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है। पर लेकिन हमें डिजायरेबल चाहिए, जो हमारी क्या जिसके लिए हमने टैबलेट लिया बस वो वही कार्य करे, है ना, उसके अलावा और कोई एक्शन ना प्रोड्यूस करे, हम तो इसी वजह से टैबलेट लेते हैं, है ना, टॉक्सिसिटी की कोई एडवर्स रिएक्शन ना फॉर्म कर दे, तो ये अवॉइड हो जाता है किसके द्वारा, क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा। क्योंकि क्या रहता है, अगर जो हम 97 to 99% अपना प्योर अपना जो भी मटेरियल लेंगे वो इतना प्योर रहेगा कि 97 to 99 इतना चल जाता है। ठीक है, तो उसमें इम्प्योरिटीज का बहुत कम है ना, इम्प्योरिटीज थोड़ी बहुत ही है उसके अंदर, वो तो हमारे क्या जो हमारे बफरिंग एजेंट रहते हैं, या फिर हम अपना कुछ भी ऐसे एजेंट डाल देते हैं जो माइक्रोब्स की बैक्टीरियाज के ग्रोथ नहीं होने देते, है ना। तो ये क्या रहता है कि इम्प्योरिटीज के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं अगर जो हम लोग जब क्वालिटी कंट्रोल अपना टेस्ट लगा रहे हैं और वहां पे हमारा क्या वो 70% तो प्योर निकला और 30% इम्प्योरिटीज निकली उसमें, तो हम उस मटेरियल को आगे कैसे बढ़ने दे सकते हैं, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, दूसरी कंपनी के पास वापस भेज देंगे कि नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर जो 97 होता तो फिर भी चल जाता, पर लेकिन हमें तो फिर भी 99.99% प्योर चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें अवॉइड हो सकती है, टॉक्सिसिटी और अनवांटेड इफेक्ट। सेकेंड है टू अवॉइड टेक्निकल डिफिकल्ट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा जो हमारे टेक्निकल डिफिकल्ट्स हमारे फॉर्म हो सकते हैं। टेक्निकल डिफिकल्ट क्या, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा कि
अपनी प्रिपरेशन में कुछ भी डिफॉल्ट्स आ जाए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में क्या हो जाए कि उसका साइज, शेप, वॉल्यूम ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो हमारे टेक्निकल डिफिकल्टीज रहती है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, उसको भी अवॉइड कर सकते हैं हम। किसकी वजह से? अपनी क्वालिटी कंट्रोल की वजह से। थर्ड है अपना टू मेंटेन सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट। और जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल रहता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक सेफ और एक इफेक्टिवनेस प्रोडक्ट बना सकते हैं। इफेक्टिवनेस मतलब कि कार्य करने वाला, मतलब कि हम टैबलेट अगर जो ले रहे हैं बुखार ठीक करने के लिए, तो वो बुखार के जो अपना कोक्स एंजाइम रहता है उसके ऊपर वो फंक्शन लेके करे। कोक्स एंजाइम क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का लेवल रहता है वो इंक्रीज कर देता है। तो अपनी जो पैरासीटामोल रहती है वो क्या अपने कोक्स एंजाइम पे बाइंड अप करती है, और जो वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, मतलब कि कोक्स एंजाइम अपना एक्टिव हो गया तो उसको क्या इनएक्टिव कर देती है। कब तक? नॉर्मल लेवल तक। तो अपना टेम्परेचर लो हो जाता है ना। तो ये काम करती है अपनी पैरासीटामोल, किसके साथ बाइंड अप होती है? कोक्स एंजाइम के साथ में। तो जो अपनी जो क्वालिटी कंट्रोल है, इसकी वजह से हम क्या एक सेफ और इफेक्टिवनेस प्रोडक्ट अपना बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू मेंटेन प्रोडक्ट विद एडिक्टिव फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी। बेसिकली देखिए क्वालिटी कंट्रोल की वजह से जो हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, फिजिकली और केमिकली स्टेबल रह सकते हैं। फिजिकली और केमिकली स्टेबल रह सकता है हमारा का जो केमिकल कंपाउंड रहता है, किसकी वजह से? क्वालिटी कंट्रोल की वजह से। जो अपना प्रोडक्ट रहता है वो फिजिकली और केमिकली क्या रह सकता है, स्टेबल रह सकता है। किसकी वजह से? अपनी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की वजह से। थर्ड है अपना टू इंश्योर क्वालिटी ड्रग फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द पेशेंट्स। देखिए बेसिकली क्या बोला है, देखिए कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग क्या रहता है? सेवन। ठीक है, तो मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल की वजह से जो अपनी अगर जो क्वालिटी अपनी ड्रग की अच्छी रहेगी, तो जो अपना पेशेंट रहेगा वो सेवन, मतलब कि जो अपनी ड्रग रहेगी उसका सेवन, मतलब कि लेने में क्या रहेगा, इजीली उसको ले सकता है। मतलब कि एंश्योर का मतलब क्या रहेगा, मतलब कि निश्चित रहेगा एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद में अपना 6 पॉइंट है टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड दस प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। अब देखिए जो अपने क्वालिटी कंट्रोलर्स की वजह से जो अपने हम प्रिपरेशन बना रहे हैं वो प्योर रहेगा। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा, है ना। तो इस वजह से क्या रहेगा, जो अपने पेशेंट है मतलब पब्लिक हेल्थ है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो अपने क्वालिटी कंट्रोल की वजह से जो अपना प्रोडक्ट है वो प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो अपनी पब्लिक की हेल्थ है वो उसमें क्या होगा, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं जो अपनी पब्लिक की हेल्थ रहेगी। क्योंकि अपना प्रोडक्ट जो है प्योर रहेगा तो पब्लिक उसको लेगी, तो कोई अदर एडवर्स रिएक्शन फॉर्म नहीं हो पाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर्स एंड मशीन्स। देखिए बेसिकली क्या बोला है, अब देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए टू हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए जो अपना क्वालिटी कंट्रोल रहता है वो किसके लिए मेंटेनेंस, मतलब कि एक तरीके से संतुलन बना के रखता है किसका, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का। ठीक है, विद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड मशीन। बेटर यूटिलाइजेशन मतलब कि अपनी जो लेबर्स है उनके यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या रहता है, बेसिकली उपयोग। जो हमारी लेबर्स हैं उनके उपयोग के लिए भी, और जो अपनी मशीन है उनके उपयोग के लिए भी अच्छा रहेगा। जो अपनी क्वालिटी कंट्रोल रहता है बेसिकली वो मेंटेन करके रखता है किसके, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को। विद बेटर मतलब कि किसके साथ में, विद बेटर यूटिलाइजेशन मतलब कि अच्छे उपयोग के साथ में, किसके लिए, लेबर्स के लिए और मशीन्स के लिए। ठीक है, अब देखिए इट हेल्प इन एडजस्टमेंट एंड सेटिंग ऑफ मशीनरीज। जो अपनी क्वालिटी कंट्रोल रहता है इसके अंदर जो अपने हमें हेल्प मिलती है, मदद मिलती है किसके लिए, अपनी मशीन की सेटिंग्स के लिए और उसके एडजस्टमेंट के लिए, मतलब कि उसका एडजस्ट करने के लिए। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल में ऐसे होता है नहीं हम रॉ मटेरियल का अपना जो प्रोडक्ट है उसका हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, नहीं। जो अपनी मशीन्स रहती हैं उनका भी क्वालिटी कंट्रोल होता है कि मशीन सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। अब मशीन सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, क्वालिटी कंट्रोल में क्यों आएगा, अब आपका ये क्वेश्चन होगा। अब मान लीजिए आपकी कोई भी पंचिंग मशीन है ना, पंचिंग मशीन, आपने कोई भी चीज देखी होगी, अगर जो आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट खोल के कभी देखा होगा तो क्या होता है कि अगर जो वो लगातार काम करता रहता है आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जो उसके पैच होते हैं ना, जो उसके नट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, वो घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि क्या, अगर जो रब हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, उनके साथ में आयरन रब हो रहा है बार बार, तो क्या वो घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। घिसना स्टार्ट हो जाता है मतलब कि वहां से उसका एक तरीके से, जैसे आप छीलना बोलते हैं, जैसे आप पेंसिल को शार्प करते हैं ना, जो अपनी पेंसिल रहती है उसको आप शार्प करते हैं, तो उसमें से क्या, जो उसका ऊपर का वो शार्प होने के बाद में जो उसका डस्ट रहता है वो बाहर आता है, तो वो क्या रहता है, आप उसका डस्ट पार्टिकल बाहर, ऐसी जब आपकी मशीन लगातार चलती रहती है तो उसका अंदर के पार्टिकल क्या रब होते रहते हैं, छिलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आयरन रहता है वो
लोहे का जो अपनी जो रहता है, आयरन जो रहता है वो रब होने के साथ साथ किसके अंदर आ जाता है, अपनी टैबलेट के अंदर। अब पंचिंग मशीन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो वो रब होने के बाद किसके अंदर, टैबलेट के अंदर आ जाएगा। और टैबलेट के अंदर आ गया तो क्या होगा, वहां पे अपनी टैबलेट खराब हो गई, पूरा का पूरा बैच खराब हो गया। अब वो टैबलेट मान लीजिए आपके, अब वो बार बार रब होके आ रहा है यार, तो आपकी पहली जो 3-4 टैबलेट्स थी उनमें क्या हो गया कि आपकी शुरू की 1.5 लाख टैबलेट बननी है आपकी, 1,50,000। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपकी शुरू की 50,000 जो टैबलेट थी उसमें वो रब नहीं हुआ। अब 51,000वीं टैबलेट से वो रब होना स्टार्ट हो गया, जो उसके अंदर के आयरन है, जो उसके नट्स है अंदर के। अब आगे के टैबलेट्स में के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब जो वो 50,000 टैबलेट्स थी उनका तो बैच चलो निकल गए, है ना, तो आगे अब 1 लाख और टैबलेट्स बची, अब उनमें रब होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो लास्ट की जो 1 लाख से 1,50,000 तक की जितनी भी टैबलेट्स बनी उनमें से 30 टैबलेट उठा ली गई, और स्टार्टिंग 1 से 50,000 तक की जो टैबलेट बनी उसमें से 70 टैबलेट उठा ली गई। अब सोचिए, और उन 70 टैबलेट का किया गया भाई बिल्कुल सही है, और अगले 30 का किया गया वो उनसे मैच ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा बैच खराब हो गया। तो जो अपनी मशीन रहती है उनके एडजस्टमेंट और उनकी सेटिंग के लिए भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल जरूरी रहता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इन रिसर्च विद कंट्रोल ओवर वेस्टेज एंड स्कार्प्स। देखिए बेसिकली क्या जो अपना क्वालिटी कंट्रोल रहता है वो किसके लिए और मदद करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, नया बना रहे हैं, मतलब कि कोई भी अपना एक तरीके से इन्वेंशन कर रहे हैं, या फिर डेवलप मतलब कि बना रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो। अपना जब कोई भी अगर जो मदद करता है क्वालिटी कंट्रोल किसके लिए, अगर जो हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड इन रिसर्च विद कंट्रोल ओवर वेस्टेज, क्या, और जो अपनी रिसर्च रहती है, रिसर्च के टाइम पे जो अपने हम नए प्रोडक्ट बना रहे हैं अपना, तो उसके अंदर क्या जो अपना क्वालिटी कंट्रोल रहता है वो क्या कंट्रोल करता है, ओवर वेस्ट एंड स्कार्प्स। ओवर वेस्ट मतलब कि ज्यादा वेस्ट, मतलब कि ज्यादा कुछ चीजें खराब नहीं होने देता। ज्यादा चीज खराब होने का क्या मतलब हो जाएगा अपना, देखिए वेस्टेज का मीनिंग क्या रहता है, अपना बेकार जो चीजें हो जाती है। और स्कार्प्स का मीनिंग क्या रहता है, मतलब कि आप जैसे आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पे क्या रहता है, अगर जो आप कोई बड़ी चीज बना रहे हैं तो उसके सामने आप छोटी चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में 10 किलो आपके पास में आटा है ना, और अगर जो आपके पास में आपको 100 रोटियां बनानी है, 100 पूरियां बनानी है समझ लीजिए, तो 100 पूरियों में से आपके पास में एक आपको 100 ही पूरी की जरूरत है, आपको 101 भी बनानी नहीं है, और आपने आटा 101 का कर दिया, तो आप उस एक पूरी को आप क्या नेग्लेक्ट कर देंगे और 100 पूरियों का यूज कर लेंगे, है ना। तो मतलब कि छोटी चीज को आप नेग्लेक्ट कर दे, पर लेकिन अगर जब हम क्वालिटी कंट्रोल का यूज करें तो जो हमारी छोटी छोटी चीजें होती हैं डेवलपमेंट के टाइम पे और रिसर्च के टाइम पे, जो हम इन छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे बार बार प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि बार बार ट्राई करके देखते हैं रिसर्च के टाइम पे, तो क्या होता है, जो मान लीजिए आपको 250 ग्राम की जरूरत थी और आपके पास 260 ग्राम है, तो अपने 10 ग्राम को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उन चीजों को क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम लोग क्या यूजफुल दोबारा से कर सकते हैं, मतलब कि उनका क्या रहता है, जो हेल्प करता है प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड रिसर्च कंट्रोल ओवर वेस्टेज, मतलब जो हमारा वेस्टेज रहता है और स्कोप्स रहता है, मतलब कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जो अपनी स्मॉल चीजें रहती हैं उनको वेस्ट नहीं होने देता। ठीक है, उसके बाद में लास्ट पॉइंट लिखा है, इट हेल्प इन डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सो दैट कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में भी डिक्रीज। देखिए बेसिकली जो अपना क्वालिटी कंट्रोल रहता है वो क्या अपने मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को डिक्रीज करने में मदद करता है, तो इसी वजह से जो अपने फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट रहती है उसमें डिक्रीजमेंट आ जाता है। अब इंक्रीजमेंट कैसे कब आएंगे, अगर जो आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, आपको पता है कि अब ये प्रोडक्ट हमारा खराब है तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, आपने सारे के सारे प्रोडक्ट प्योरली यूज करें, प्योर प्रोडक्ट यूज करें, अब सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, आपका कोई भी बैच खराब नहीं हुआ, तो उसका ऑब्वियसली आपका कोई भी बैच खराब नहीं हुआ, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कम लगी, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर डिक्रीज हुई तो वही आपके जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होगी। तो मतलब कि कॉस्ट के टाइम पर भी अपने क्वालिटी कंट्रोल इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस हम देखे जाए तो क्वालिटी एश्योरेंस हम बोल सकते हैं कि बॉस रहता है किसका, क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, तो अब देखिए डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इट इज द डिपार्टमेंट विच इंक्लूड आ टोटल क्वालिटी कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कंपनी स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोडक्ट, प्रोसीक्यूटर ऑफ एनालिसिस।
देखिए बेसिकली क्या है, जो अपना क्वालिटी एश्योरेंस है वो अपना बॉस रहता है किसका, क्वालिटी कंट्रोल का। तो इट इज द डिपार्टमेंट विच इंक्लूड अ टोटल क्वालिटी कंट्रोल। जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है वो एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमारा क्या आता है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल आता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस आती हैं, कंपनी स्टैंडर्ड्स आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ऑपरेटिंग प्रोसिक्यूटर ऑफ एनालिसिस, ये सब चीज़ें बेसिकली क्या अपना एनालिसिस जो हम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का वो आएगा। कंपनी स्टैंडर्ड्स मतलब कि कंपनी का बायोडाटा कैसा है, कंपनी किस पोजीशन पे है, क्या पर कंपनी का अपने क्या से प्रोडक्ट सेल कर रही है, सब चीज़ें अपनी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आती हैं। ठीक है, अब देखिए अपने फंक्शंस, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिक्यूटर्स एंड सप्लाई टू एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। सबसे पहले हम क्या करते हैं फंक्शन अपने क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, जो हमारा प्रोडक्ट है, अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोडक्ट प्रोसिक्यूटर है मतलब कि जो हमारा प्रोसेस है उसको हम सबसे पहले डेवलप करते हैं, बनाते हैं और सप्लाई करते हैं किसको, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक भाग में किसके, अपनी कंपनी के। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है इट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टोटल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद जो अपनी क्वालिटी एश्योरेंस रहती है इसी के पास में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मतलब कि जिम्मेदारी रहती है टोटल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी के मापन करने की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है, अपनी क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। थर्ड पॉइंट है इट गिव्स गाइडलाइन ड्यूरिंग एडजस्टमेंट एंड सेटिंग ऑफ द मशीनरीज। बेसिकली जो अपने मशीनरी की सेटिंग और अपने एडजस्टमेंट हम किसके अंदर, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कर रहे थे, उनको गाइडलाइन मतलब कि उनको गाइडेंस, उनको आदेश एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर ऐसे कार्य होना चाहिए इस मशीन का, ऐसे इसको फिक्स करो, ये सब चीज़ें कौन बोलता है, अपना क्वालिटी एश्योरेंस। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट लिखा है इट हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर्स एंड मशीन्स। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो अपना क्वालिटी एश्योरेंस रहता है वो मदद किस चीज़ में करता है, मेंटेन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड मशीन्स। यही सेम पॉइंट हमने क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी पढ़ा था, यही सेम पॉइंट हमारा क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी आया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ये बेसिकली ये पॉइंट भी हमने कहा अपने क्वालिटी कंट्रोल के अंदर पढ़ा था। जो अपने क्वालिटी कंट्रोल रहती है वो किसके लिए हेल्प करती है, हमें डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए। ठीक है, नए प्रोडक्ट को बनाने के टाइम पे और रिसर्च के टाइम पे, मतलब जब हम खोज कर रहे हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा क्या क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी सेम यही पॉइंट है। इसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल मेथड, हमारे क्वालिटी कंट्रोल के मेथड्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी कंट्रोल मेथड दो तरीके के रहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में तीन पार्ट है अपने, बाय कलर, ऑर्डर और सोल्यूबिलिटी। कलर मतलब कि रंग से, ऑर्डर मतलब कि दुर्गंध से, और क्या सोल्यूबिलिटी उसकी घुलनशीलता से। एक तो ये हो गया अपना क्वालिटी कंट्रोल मेथड। अपने क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर सबसे पहले क्या होगा, बाय कलर, ऑर्डर और सोल्यूबिलिटी। सेकंड है अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सेकंड क्या है अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन का बेसिकली मीनिंग क्या रहता है, पहचान करना। तो पहचान के लिए हम टेस्ट अप्लाई करते हैं अपना क्वालिटी कंट्रोल मेथड के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। उसके बाद में थर्ड अपना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अपना का क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली कलर के लिए, ऑर्डर के लिए और सोल्यूबिलिटी के लिए। मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का अपना कलर, ऑर्डर और सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करने के। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मतलब कि उसकी पहचान करने के लिए। और थर्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि कब ये अपना फॉर्म चेंज करेगा, अगर जो सॉलिड है तो कब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड है तो कब गैस में कन्वर्ट होगा। और मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि कब ये सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब कि घुलना स्टार्ट हो, मतलब कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कब होना स्टार्ट होगा। ओके, इसके बाद में सेकेंड है अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का एस्टिमेशन ऑफ परसेंट ऑफ ड्रग डेट इज एससी। फर्स्ट है अपना केमिकल एससी मेथड। केमिकल एससी मेथड में क्या आ जाएगा अपना वॉल्यूमेट्री मैट्रिक एनालिसिस और ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम क्या एसिडिमेट्री एंड एल्काइमेट्री, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन। एसिडिमेट्री एंड एल्केमेट्री हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन है। एसिडिमेट्री मतलब कि एसिड की बात हो रही है और एल्केमेट्री मतलब कि हमारे बेस की बात हो रही है। रिडॉक्स टाइट्रेशन, अपने इसके रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हमारी रिडॉक्स का मतलब क्या रहता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब कि O2, रिडक्शन मतलब कि H2।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या रहती है अपनी, कि जब हमारे क्या ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा हो या फिर H2 रिमूव हो रहा हो, या फिर रिडक्शन रिएक्शन क्या रहती है अपनी, या तो अपना H2 ऐड हो रहा हो या फिर O2 रिमूव हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों रिएक्शन जब एक साथ में फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मतलब कि दो लेयर बन जाना, एक तरीके से झिल्ली मतलब कि झिल्ली बोलते हैं एक तरीके से, जैसे आपका दूध फट जाता है उस टाइम पे एक सॉलिड लेयर नीचे बैठ जाती है या फिर ऊपर आ जाती है और लिक्विड वाली। जब हम इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गाँव में दूध पिलाते हैं उस टाइम पे, है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्रेसिपिटेशन के बारे में। और कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन के हम अंदर हम EDTA अपने ये सब चीज़ यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन के हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स यूज करते हैं बेसिकली। कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन आप लोगों को पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर जो आपके सिलेबस में दे रखा होगा। तो ये बना क्या होगा, वॉल्यूमेट्री एनालिसिस के पार्ट हो गए, ये 4 तरीके के टाइट्रेशन हो गए। उसके बाद में ग्रेविमेट्री एनालिसिस के अंदर अपना जाएगा एस्टिमेशन ऑफ वेट, फोटोमेट्रिक मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड और बायोलॉजिकल एसे मेथड। ठीक है, ये किसके अंदर आ गया, अपने क्वालिटेटिव एनालिसिस के पार्ट 1 केमिकल एसे मेथड के अंदर। ठीक है, वॉल्यूमेट्री एनालिसिस, ग्रेविमेट्री एनालिसिस। अब देखिए, अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट विद द मेजर्ड प्रिसिशंस। देखिए बेसिकली जो अपने सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि जो अपने महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको हम कैसे बता सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट नेसेसरी मतलब कितने नंबर, कितनी गिनती हमें जरूरत है किसको एक्सप्रेस करने के लिए, किसको बताने के लिए, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि कंसिस्टेंस, बेसिकली जो अपना रिजल्ट है, जो अपना परिणाम है किसका, मेजरमेंट कंसिस्टेंट मतलब कि संगत का, जो हमारे संगति जो हमारी संगत है उसका रिजल्ट क्या है, विद किसके साथ है, मेजर्ड प्रिकॉशन। मेजर्ड प्रिकॉशन मतलब कि शुद्धता के, जो अपने मापी हुई शुद्धता है उसके साथ में जो संगति हम ले रहे हैं, जो हम संगत ले रहे हैं उसके मापन को हम कितने नंबर में हम उसका रिजल्ट, उसका परिणाम घोषित कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि जो जरूरी विशेषताएं रहती हैं या फिर सिग्निफिकेंट फिगर का बेसिकली देखिए मतलब जो हमारे सिग्निफिकेंट मतलब जो हमारे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, हमें मतलब कि जो हमारा जो मापा हुआ, हमारा जो प्योर मापा हुआ जो हमारा प्रिपरेशन है या फिर जो हमारा प्योर मापा हुआ प्रोडक्ट है उसकी संगत का रिजल्ट हम कितने नंबर में हम लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि महत्वपूर्ण आंकड़ा। ठीक है, इट शुड बी क्लियर दैट जीरोज आर यूज्ड टू डिनोट द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मेजरमेंट। बेसिकली इट शुड बी क्लियर, ये हमें क्लियर हो सकता है या फिर क्लियर है, इट्स दैट जीरो आर यूज टू डिनोट। जीरो मतलब कि जो अपनी जीरो रहती है अपनी गणित में, हम मैथ के अंदर जो जीरो बनाते हैं, यूज टू डिनोट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मेजरमेंट मतलब कि महत्वपूर्ण भाग, मतलब कि जो हमारा मेजरमेंट रहता है मतलब कि मापन रहता है उसका महत्वपूर्ण भाग को हम डिनोट मतलब कि एक तरीके से दर्शा सकते हैं, क्या बना के, जीरो बना के। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 10 जीरो विद इन अ नंबर लाइक 25.05 एंड 1350 1350 आर सिग्निफिकेंट एज दैट एक्सप्रेस the exit quantity while in the quantity 0.0035 kg the zeros are not significant figure। देखिए बेसिकली जो ये दोनों के दोनों हमारे एग्जांपल लिखे हैं, 10 जीरो विद द नंबर लाइक इस नंबर में 25.05 और 1350 में और सिग्निफिकेंट एज दैट एक्सप्रेस द एक्सिट क्वांटिटी व्हाइल द। देखिए जो अपने पॉइंट के बाद में जो जीरो रहती है, जो अपने सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर जो किसी भी नंबर के आगे जो जीरो लगी हुई है उस सिग्निफिकेंट नंबर में उसका कोई भी रोल नहीं रहता, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर के लिए से वो जीरो कोई भी कोलरेट नहीं कर रही है। वहीं जो अपना 1350 है, जो इसकी ये जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर से अपने कोलरेट कर रही है, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें दर्शा रही है। तो वही बोला द जीरोज विद इन द नंबर लाइक 0.05 25.05 एंड 1350। मतलब कि जो हमारी जीरोज रहती है नंबर के, इसके बाद दो नंबर दे दिए हमारे पास में, तो 25.05 और 1350। ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट हैं एज दे एक्सप्रेस द एक्सिट
क्वांटिटी वेल इन क्वांटिटी 0.0035 kg, दी जीरो और नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, जो इसके लिए जो ये जीरो है वो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं शो कर रहे हैं हमारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या, एरर। एरर मतलब क्या रहता है, त्रुटि, मतलब कि एक तरीके से कोई भी विघ्न आ जाना या फिर अनवांटेड चीज आ जाना, मतलब कि इम्प्योरिटी का, हमें प्योरिटी का हमने कंट्रोल टेस्ट कर लिया तो अपना सब सही थी, पर लेकिन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के दौरान कोई भी एरर आ जाना है ना। एरर अपने थोड़ी बहुत तो हर एक 0.01% तो हर एक प्रिपरेशन में अपनी प्रेजेंट रहती है, क्योंकि हम क्या 99.99% प्योर कंपाउंड लेते हैं, तो 0.01% उसके अंदर क्या एरर फिर भी प्रेजेंट रहती है। एरर का हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, फिर हम एरर को मेजर कैसे कर सकते हैं। जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आती है, मतलब कि हमारे प्रिपरेशन करने के बाद में जो हमारी वैल्यू आई है उसमें से जो हमारी टोटल वैल्यू रहती है उसमें से अपनी मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो तो हमारी क्या एरर पता लग जाएगी। तो चलिए डेफिनेशन रीड करते हैं। एरर इज डिफाइंड एज एरर इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एरर क्या है, एरर डिफरेंस है किस किस का बीच का, किस किस के मध्य का, मेजर्ड वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का। मेजर्ड वैल्यू जो हमारी मापने के बाद में, ये ट्रू वैल्यू जो अपनी फार्माकोपे के अंदर मेंशन है, या फिर जो जिसके द्वारा फार्माकोपे के थ्रू ही हम क्या फार्माकोपे के द्वारा हम क्या अपनी प्रिपरेशन बनाते हैं, जो हमारी फार्माकोपे के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो उसमें से हम अपने मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो जितना माइनस करके आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। थ्रू दी मेजरमेंट आर मेड बाय डिफरेंट मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। थ्रू दी मेजरमेंट मतलब कि मेजरमेंट के द्वारा जो हमारे डिफरेंट मेथड बनाए गए हैं, किसके लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, सिस्टमेटिकली एंड केयरफुली। सिस्टमेटिकली मतलब कि एक तरीके से सिस्टम के द्वारा, सिस्टमेटिकली सिस्टम से काम होना कोई भी, है ना। केयरफुली मतलब कि ध्यानपूर्वक कार्य होना, सिस्टमेटिकली मीनिंग व्यवस्थित ढंग से, और केयरफुली मतलब कि ध्यानपूर्वक, है ना। बट देयर इज सेम डिग्री ऑफ एरर, परंतु फिर भी वहां पे क्या है, सेम डिग्री ऑफ एरर, मतलब कि डिग्री ऑफ एरर क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब कि डिग्री ऑफ एरर एक तरीके से बोल सकते हैं हम, वहां पे डिग्री का मापन जो है वो क्या है, मतलब कि एरर का जो मापन है वहां पे फिर भी सेम है, बराबर है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एरर देख लेते हैं, एरर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन एरर, सिस्टमैटिक एरर। सबसे पहले क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड वन है पर्सनल ऑपरेटिव एरर। थर्ड वन है केमिकल एरर। फोर्थ वन है मेथोडोलॉजिकल एरर, ठीक है। इसके बाद में भी आ जाएगा इनडिटर्मिनेट एरर या फिर रैंडम एरर। अब देखिए, जो अपना फर्स्ट टाइप था एरर का क्लासिफिकेशन में, वो क्या था, डिटर्मिनेंट एरर या फिर सिस्टमैटिक एरर। तो डिटर्मिनेंट एरर और सिस्टमैटिक एरर के अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी डिटर्मिनेबल एंड कैन बी आइदर अवॉइडेड और करेक्टेड। जो हमारी ये डिटर्मिनेबल एरर या फिर सिस्टमैटिक एरर है, ये हमारी क्या डिटर्मिनेबल, मतलब कि हम इसका डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, मतलब इसका हम इजीली डिटर्मिनेशन कर सकते हैं एक तरीके से, इसका हमें पता लग जाता है एक तरीके से बोलना चाहे तो। और कैन बी आइदर अवॉइडेड, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, मतलब कि छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें पता लग गया एरर है पर लेकिन हम इसको छोड़ भी सकते हैं, चल जाएगा काम। और करेक्टेड, इसको हम सही भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका हमने फिर टाइप देखे थे। सबसे पहले क्या था, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या रहता है, इट इज कॉज्ड बाय यूज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट्स। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर है किसको उधर आ सकता है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो हमारे फॉल्टी, मतलब कि जो हमारे हमें पता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, खराबी है इस चीज का, इस इक्विपमेंट के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसके द्वारा हमारा क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकती है अपनी। सेकंड अपनी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर किसका, इट इज द एरर मेड बाय पर्सन ड्यूरिंग एनालिसिस। एनालिसिस के द्वारा, जब कोई पर्सन अगर जो एनालिसिस कर रहा है उस टाइम पे अपनी एरर ये आ सकती है, मेड बाय पर्सन, पर्सन के द्वारा बनाई जा सकती है ये एरर ड्यूरिंग एनालिसिस, एनालिसिस के टाइम पर, ठीक है। थर्ड है अपना केमिकल एरर। केमिकल एरर, दिस एरर इज ड्यू टू इम्प्योरिटीज इन केमिकल। केमिकल एरर आती है किसकी वजह से, अगर जो हमारे केमिकल के अंदर, जो हमारे केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है ना, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसके कारण हमारी केमिकल एरर जनरेट हो सकती है या फिर जनरेट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में मेथोडोलॉजिकल एरर। मेथोडोलॉजिकल एरर, इट अराइजेस ड्यू टू फॉल्टी मेथड यूज फॉर एनालिसिस।
एनालिसिस के लिए हम फॉल्टी मेथड मतलब कि खराब मेथड यूज कर रहे हैं। फॉल्टी मतलब कि जिसमें फॉल्ट्स हैं, स्टेप कुछ मिसिंग है, हमें वन बाय वन करके। अब ऐसा तो रहता नहीं कि आप जैसे मान लीजिए छत पे जाना है आपको ऐसा तो रहते नहीं आप नीचे से सीधा ऊपर वाली पैड़ी पे पैर रख दिया और आप सीधा छत पे पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होता है। आप वन बाय वन करके एक एक स्टेयर को क्रॉस करते हैं, सीढ़ी को एक एक करके क्रॉस करते हैं, तब आप छत पे पहुंचते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। फॉल्टी मेथड नहीं यूज करना चाहिए, शॉर्टकट मेथड यूज कर लिया, ऐसे हो गया नहीं। अगर हम फॉल्टी मेथड यूज करते हैं तो अपने मैथडोलॉजिकल एरर हमारी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल इसका इनकम्प्लीट रिएक्शन हो सकती है, एग्जांपल इसका इनकम्प्लीट हीटिंग हो सकती है। मतलब ऐसा है कि अगर जो हमें 30 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए उसको हीट करना है अपने प्रोडक्ट को। अब हमने क्या किया, 30 डिग्री सेल्सियस पे हम अक्सर हम लेबोरेटरी में अपने जब प्रैक्टिकल करते हैं, हम हमेशा करते हैं हम कि प्रैक्टिकल जल्दी करने के लिए अगर जो 1 घंटे का टाइम दिया 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम क्या करते हैं, वो अपना बर्नर जो रहता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और उसको 30 मिनट कर देते हैं। तो वो अपनी क्या है, मैथडोलॉजिकल एरर वहाँ पे आ जाती है एकदम अपने प्रोडक्ट के अंदर। या फिर इनकम्प्लीट रिएक्शन हो गई कि अगर हम इसको ट्राइचुएट करना था कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, और वो हमने 30 मिनट के लिए कर दिया बस। और क्या करते हैं, ट्राइचुएट एक बार लेफ्ट साइड में कर दिया और एक बार राइट साइड में उसको घुमा दिया। पर लेकिन ये हमेशा आप याद रखिएगा प्रैक्टिकल के दौरान कि अगर जो आप अपना कोई भी प्रोडक्ट ट्राइचुएट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो उसको लेफ्ट साइड में ही ट्राइचुएट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप दूध में चीनी मिला रहे हैं तो घर पे तो आपने उसको लेफ्ट साइड में घुमा दिया पहले, फिर राइट साइड में घुमा दिया, चीनी जल्दी उल गई। ऐसा कभी प्रैक्टिकल में मत कीजिएगा। हमेशा अगर जो आप राइट साइड में घुमा रहे हैं तो उसको राइट साइड में ही लगातार घुमाते रहिए, और लेफ्ट में घुमा रहे हैं तो लेफ्ट में ही घुमाते रहिए। ठीक है, तो ये हमारे किसके कारण हो सकते हैं, मैथडोलॉजिकल एरर के। अब देखिए हम एरर का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड वन अपना क्या है, इनडिटरमिनेट एरर या फिर रैंडम एरर। तो इनडिटरमिनेट एरर, रैंडम एरर की डेफिनेशन रीड कर रहे हैं। दीज एरर आर आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर। जो हमारे इनडिटरमिनेट एरर या फिर रैंडम एरर रहते हैं, ये बेसिकली एक्सीडेंटल एरर इनको हम बोल सकते हैं। और एक्सीडेंटल मतलब कि अचानक से हो जाने वाले। ठीक है, दीज एरर आर फ्लक्चुएटिंग एंड डू नॉट हैव अ डेफिनेट वैल्यू एंड आर डिफिकल्ट टू लोकेट। देखिए दीज एरर आर फ्लक्चुएटेड, बेसिकली देखिए जो अपने ये एरर है, मतलब कि इंडिटरमिनेट एरर या फिर रैंडम एरर है, ये कैसे हैं एरर्स है अपने, मतलब कि इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। मतलब कि इनका लेवल कभी हाई रहता है, कभी लो रहता है, कभी हाई कभी लो, ऐसे जैसे आपने वेव्स देखी होगी, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कि उतार चढ़ाव होते रहते हैं इनके अंदर। एंड डू नॉट हैव अ डेफिनेट वैल्यू, जो इनकी वैल्यू रहती है डेफिनेट नहीं रहती, मतलब कि निश्चित नहीं रहती। कैसे कि जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी इस प्रिपरेशन के अंदर 2% एरर है विद 2% एरर। पर लेकिन इस जो हमारे इनडिटरमिनेट एरर जो अपना फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था, उसके अंदर हम फिक्स बता सकते हैं, हाँ भाई हमारे 1% के एरर है, इसके अंदर 0.9% के एरर है। पर लेकिन जो अपने इनडिटरमिनेट एरर रहते हैं या फिर रैंडम एरर रहते हैं, इनका हम वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारी कितनी % एरर है प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, एंड आर डिफिकल्ट टू लोकेट, मतलब कि और मुश्किल रहता है इनके बारे में बताना भी, मतलब कि बेसिकली इनके बारे में बताना कैसे, मतलब कि इनका पता लगाना भी मुश्किल रहता है ना। तो देखिए जो अपना इनडिटरमिनेट एरर रहते हैं और रैंडम एरर रहते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमें ये अचानक से हो जाती है, इनको हम एक्सीडेंटल एरर भी बोल सकते हैं, मतलब कि अचानक से हो जाने वाली। दिस एरर आर फ्लक्चुएट, मतलब कि क्या इनमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब जो लेवल रहता है कभी ज्यादा कभी कम। इसी वजह से डू नॉट हैव अ डेफिनेट वैल्यू, जो इनकी वैल्यू रहती है वो डेफिनेट नहीं रहती, मतलब फिक्स नहीं रहती कि हम बोल सके किसी सामने वाले बंदे को कि भाई इसके अंदर 2% की एरर है, 3% की एरर है। एंड आर डिफिकल्ट टू लोकेट, मतलब कि और इनका पता लगाना भी मुश्किल रहता है। उसके बाद में दे अराइजेस ड्यू टू अननोन एंड अनसर्टेन मेजरमेंट और मे बी ड्यू टू डिफरेंस जजमेंट एंड स्किल ऑफ एनालिस्ट। देखिए बेसिकली मतलब कि देखिए दे अराइजेस ड्यू टू अननोन एंड अनसर्टेन मेजरमेंट, मतलब कि ये पैदा होती है जो हमारे इनडिटरमिनेट एरर या फिर रैंडम एरर है, पैदा होती है किसकी वजह से, कैसे मेजरमेंट की वजह से, कैसे मापन की वजह से, अननोन मतलब कि अननोन अनसर्टेन, मतलब कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ऐसे मेजरमेंट अगर जो हम कर देते हैं जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, तो उस मेजरमेंट की वजह से क्या होती है, जो हमारी इनडिटरमिनेट एरर है या फिर रैंडम एरर है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, और मे बी ड्यू टू डिफरेंट जजमेंट एंड स्किल ऑफ एनालिस्ट, और हो सकता है किसकी वजह से, डिफरेंट जजमेंट, मतलब कि डिफरेंट जजमेंट, मतलब कि एक तरीके से डिसीजन लेना, जजमेंट करना कि अलग अलग डिसीजन से, या फिर स्किल से, मतलब कि स्किल एक तरीके से अपने उपयोग से बोल सकते हैं,
स्किल का बेसिकली देखें मीनिंग बोले तो कौशल होता है, मतलब कि अपने कौशल से, जजमेंट मतलब कि अपने जजमेंट से, अपने डिसीजन से। तो इसी जो अपना एनालिस्ट रहता है, मतलब जो एनालिसिस कर रहा है, उसके जजमेंट से भी या फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट से भी, स्किल से भी जो अपना इनडिटर्मिनेट एरर या फिर रैंडम एरर रहती है वो जनरेट हो सकती है। या फिर किसकी वजह से, जिसके जो हमें मेजरमेंट की जो अननोन और अनसर्टेन, मतलब जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, वैसा मेजरमेंट की वजह से भी हमारी पैदा हो सकते हैं हमारी इनडिटर्मिनेट एरर या फिर रैंडम एरर। ठीक है, हैंस एलिमिनेशन ऑफ दिस एरर इज इम्पॉसिबल टू एनालिस्ट। तो हैंस मतलब कि तो कारण ये है कि मतलब कि परिणाम ये रहता है अपना कि एलिमिनेशन ऑफ दिस एरर, इस एरर को बाहर निकालना या फिर एलिमिनेट करना, बाहर निकालना इज इम्पॉसिबल, मतलब कि इम्पॉसिबल मतलब कि निश्चित, मतलब कि मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। पॉसिबल मतलब मुमकिन, इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन। नामुमकिन है एनालिस्ट के द्वारा, जो अपना एनालिसिस कर रहा है उसके द्वारा जो हमारी ये एरर है, इनडिटर्मिनेट एरर है, उसको एलिमिनेट करना, हटाना, निकालना नामुमकिन है अपने एनालिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में गाइस इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।